संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तो झा जी, आप टीम कांग्रेस में हैं या नहीं है, ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी एक अलग अलायंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरफ हैं? देखिए, बात टीम कांग्रेस की नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष में एक कवायद है। जिस तरह से आज देश में भ्रष्टाचार का आलम है, जिस तरह से लूट खसोट जारी है और एक कंपनी के हाथ पूरे देश को बेचने की साजिश चल रही है, और जब उसकी जांच की बात आती है प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, तो मुझे लगता है देश में कतरे की गरी है। तो ऐसे में विपक्ष जरूर लामबंद हो रहा है, जरूर बातचीत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जब टीम कांग्रेस की बात करते हैं तो बात कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि जब इनके यहाँ एजेंसी जाती है तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव आता है, जब विपक्ष यहाँ जाता है तो कहते हैं नहीं जी ठीक हो रहा है, हमारे यहाँ तो खूब खुश हो जाते हैं। पूरी विपक्ष कहती है नहीं जी ये ठीक नहीं है, तो कांग्रेस को खुद क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश में जो हालात हैं वो हालात ठीक नहीं है। जो आपने 75 के दौर देखे थे कमोबेश देश में देखा जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोल दो तो आप देशद्रोही हो जाओगे, अगर आप उनके मुद्दों पर सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही हो जाओगे, आप FIR हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस हालात में विपक्ष लामबंद होकर के अगर मैंने सही समझा तो आप साइड नहीं चुनेंगे, अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है देखिए इस बात एक बात जरूर है कि सभी बातें चल रही है और समय बहुत ज्यादा है। हो सकता है जब समय नजदीक आएंगे कुछ और क्लैरिटी आएगी, बातचीत हो रही है। लेकिन आज जो बातचीत है वो बातचीत है जो अराजकता केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने मचा रखा, जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो महंगाई का आलम है, जिस तरह से अपने एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं कि आप बंदूक लगा के पूछ लो, हम या तो हमारे साथ हो नहीं तो जेल जाओ। आज मुझे लगता है जितने भ्रष्टाचारी जिनके कंधे बंदूक रखा और कहा कि हमारे साथ आ जाओ, वो आ गया तो वो ईमानदार हो गया, और जिसने कहा कि नहीं तुम्हारे इस रास्ते से हम डरने वाले नहीं है, वो जेल में है। तो मुझे लगता है कि इस देश में अब एक कवायद जरूर चल रहा है जहां सब विपक्ष इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहा है। ब्रिजमोहन जी, जिसके बाद में राजीव जी फौरन आपके पास आऊंगी। ब्रिजमोहन जी, आजकल आप भी लगता है रूठे रूठे हैं थोड़े कांग्रेस पार्टी से। देखिए ना, वीर सावरकर पर इतना समझाया गया, चाहे वो शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे हो उनकी तरफ से, लेकिन बावजूद इसके जब वायनाड पहुंचे तो पोस्टर्स लगे हुए थे कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। सावरकर जी का मुद्दा तो खत्म हो गया है और उस पर अब आगे कोई बात की जरूरत भी नहीं है। जो वहां के स्थानीय विधायक ने किया है, कई बार नीचे के जो कार्यकर्ता रहते हैं वो उस बात को समझ नहीं पाते, उन तक मैसेज नहीं पहुंचता, तो वहां पे कांग्रेस ने अपने ढंग से उनको समझा दिया है। और मुझे लगता है कि अडानी अंबानी का मुद्दा सर नहीं है, अडानी अंबानी वाला मुद्दा उसपे भी बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। शरद पवार साहब ने अपने अनुभव की बात की थी, लेकिन अगर हमारे साथी नहीं चाहते हैं हम उस बात को आगे क्यों बढ़ाएंगे। और इस बात को स्पष्ट किया शरद पवार जी ने ना से, अगर हमारी जो गठबंधन के साथी है यदि मेरी बात से कोई ठीक है। और पीएम की डिग्री मांगने का मुद्दा है, पीएम की डिग्री मांगने का मुद्दा जो मांग रहे हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत की है, हमने उनको रोका नहीं, वो बिल्कुल मांग सकते हैं, उसके लिए वो कोर्ट पे जा सकते हैं, उनको अपनी कार्रवाई करनी है। तो ये मुद्दा हम लोगों ने नहीं मांगा है, जिन पार्टियों ने मांगा है हमने उनको रोका भी नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है कि जब हमने रोका नहीं तो मतलब हमारा मुक्त उनको नहीं रोका नहीं, लेकिन शरद पवार जी ने कहा था ये कोई मुद्दा नहीं है, इससे बड़े मुद्दे देश में इंतजार करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शरद पवार जी ने नहीं कहा, ये आदरणीय अजीत पवार साहब ने कहा था, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, तो उन्होंने जो बात की थी बिल्कुल लॉजिकल थी। उनका कहना यह था कि जब हम आवेदन जमा करते हैं इलेक्शन का नॉमिनेशन, उसमें ये कहीं पे नहीं है कि आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 2014 का जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें कोई आदरणीय मोदी जी की डिग्री के ऊपर कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो ये तो हकीकत है, हकीकत बोलने का मतलब थोड़ी कि कोई हम किसी से नाराज हो गए या हम गठबंधन से दूर जा रहे हैं। मैं अंजना जी एक और बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में देखिए कि दो ही मुद्दे होंगे, एक होगी टीम बीजेपी और दूसरी होगी एंटी टीम बीजेपी। एंटी टीम जो बीजेपी होगी उसमें मैं सोचता हूँ कि करीब करीब अधिकतर राजनीतिक दल आएंगे। उसके पीछे कारण है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस देश में राजनीतिक पार्टियों के वजूद को समाप्त करने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ अगर सारे लोग एक नहीं होंगे तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या तो डेमोक्रेसी की आने वाली है। तो आज ये जरूरत है कि जितने भी लोग जो भारतीय जनता पार्टी की इस चाल चरित्र चेहरे और कार्य प्रणाली से असहमत है, उन सारे लोगों को एक होना पड़ेगा, एक हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है या इसमें किसी प्रकार का भ्रम हमारे गठबंधन साथियों में। राजीव रंजन जी, अब आपके पास आते हुए नीतीश बाबू जो प्रयास कर रहे हैं उसमें अंत गोल क्या है? क्योंकि देखिए एंटी बीजेपी तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी कई सीटें होंगी जहां पर यही पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने लड़ रही होंगी, या समझौता होगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि फायदा तो तभी होगा ना
जब ये तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े, वरना वोट बटेगा, फायदा किसको होगा सबको पता है। देखिए, नीतीश कुमार जी की कोशिश राजीव जी लगातार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ जी दिल्ली में फिर से वापसी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये उनकी लगातार रही और इस दिशा में पहले भी उन्होंने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बातचीत की। लेकिन ये जो पिछले 48-72 घंटे की जो गतिविधियां हैं, निसंदेह जो बार बार नीतीश कुमार जी बोलते थे कि यहाँ एक मेन फ्रंट की जरूरत है, तो उस मेन फ्रंट की जो बुनियाद है वो इस पूरी कवायद से पड़ चुकी है। और जिस तरह के उत्साहवर्धक परिणाम दिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी सैद्धांतिक सहमति जताई, वाम मोर्चा के भी जो भी राजनीतिक दल है उन्होंने भी नीतीश कुमार जी के प्रयासों की सराहना की। एक सवाल है राजीव जी आप ही से अगला सवाल है कि कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाकर जो समाजवादी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस रखना चाहते हैं, उनको आप कैसे साधेंगे? देखिए, ये इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। निसंदेह ये एक ऐसी कवायद है जिसको निरंतरता के साथ जारी रखना होगा, लेकिन हालात पूरी तरह से ऐसे बन रहे हैं जब स्थितियां असामान्य हो तो असाधारण निर्णय हो। और इस तरह के असाधारण निर्णयों को हम 77 और 89 में देख चुके हैं, जब एक तरफ 89 में भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा दूसरी तरफ, और उस तरह का भी जो प्रयास था उसको जनता ने सराहा। फर्क यह है कि कांग्रेस का स्थान आज भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, इसलिए कांग्रेस, वाम मोर्चा और मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दल ये सब उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो अगला लक्ष्य, जो हमारी कोशिश होगी, वो अब एक बात मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, अगर उनके पक्ष में आंकड़े नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जी निसंदेह प्रधानमंत्री नहीं होते। एक बड़ा जनादेश उन्हें मिला था, लेकिन ये जनादेश तो इंदिरा जी को भी मिला था, राजीव गांधी जी को भी मिला था। हालात बदले तो फिर बिल्कुल उलट जनादेश जनता ने दिया, तो ये स्थितियां बन गई है। उन मुद्दों को मैं नहीं दोहराना चाहूंगा बार बार कि देश में आपातकाल से भी बुरे हालात हैं। आज जिस तरह से संस्थाओं का भगवाकरण और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश है, पूरी तरह से लोकतंत्र का अपहरण और संविधान को खत्म करने का या जे भी संविधान बनाने की जो कोशिशें हैं, उनके खिलाफ देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई।